Hello viewers, how are you? I hope all of you are doing fine. So we are going to further our topic which we were discussing in our last lecture, that is properties of Gauss law. बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से हमें देखना रहेगा ताकि उस पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग आप समझ पाओ। इशू क्या है यहाँ पर, देखिए आपने कोई भी क्वेश्चन सरफेस लिया है, चार्ज उसके अंदर रखा हुआ है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर, तो मान लेते हैं कि 3 चार्ज रखे हुए हैं, +3 कूलम, +2 कूलम और -1 कूलम। तो हमें पिछले लेक्चर में ये पता लगा कि जो टोटल फ्लक्स होगा उसके अंदर इस 1 कूलम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि इट इज आउटसाइड ऑफ गॉसियन सरफेस। तो हमें ये चीज पता लग गई। तो व्हाट विल कंट्रीब्यूट टू द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, दैट इज द चार्ज एनक्लोज और चार्ज इनसाइड दिस सरफेस। जो चार्ज इसके अंदर होगा वही कंट्रीब्यूट करेगा आपकी टोटल फ्लक्स को। सो here we have a point which is charge outside the Gaussian surface will not contribute to the total flux through that surface। तो ये बात हमें समझ में आ गई पहली बार कि बाहर का चार्ज कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अब हमें एक वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं, आप ध्यान देखना कि टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, ठीक है। अब हमारे पास एक तो था फाई निकालने का एक तरीका, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और जहां पर Q क्या था, एनक्लोज, इसके बारे में ऐसा लिखा गया। एक दूसरा तरीका फाई निकालने का हमने क्या लिखा, इंटीग्रेशन करना है इस क्लोज सरफेस का टोटल का, किस चीज के लिए, E डॉट ds का जो प्रोडक्ट है इसको लेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे थ्रू आउट क्लोज सरफेस। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि आपने कोई छोटा सा सरफेस लिया, उस सरफेस में से देखा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। बात समझ में, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा सरफेस होता है, ds बहुत ही इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होता है। तो इस सरफेस के थ्रू आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल रहा है और दोनों के बीच में कितना एंगल है। ये बात जब आपको समझ में आएगी तो आपको ये पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर सरफेस से कितनी फ्लक्स निकल रही है। मान लेते हैं कि यहाँ से 2 यूनिट फ्लक्स निकल रही है, तो फिर आपने कोई सरफेस यहाँ लिया, वहां देखा कितनी निकल रही है, 3 यूनिट निकल रही है, यहाँ भी 2 यूनिट मान लेते हैं निकल रही है, जैसा कुछ भी। तो फ्लक्स आपको यहाँ पता है कि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। तो टोटल ये जितनी भी यूनिट निकलते होंगे इनको हमें सम कर देना है। जैसा ही हम लोग सम करेंगे तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगी। तो ये तो बात समझ में आई। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, अगर ये सरफेस सिमेट्रिकल नहीं है तो हमें हर जगह, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई सरफेस ऐसा है, तो यहां आपने एक टुकड़ा लिया, इसके क्रॉस तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर मान लेता हूं मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकल रही है, ये तो सिमेट्रिकल निकल रही है, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ से तो ऐसे जा रही है और एरिया भी, चलो आपकी किस्मत से एरिया की डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों का एरिया यहाँ निकल गया छोटे सरफेस के लिए। लेकिन आपने यहाँ पर एक सरफेस लिया, आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है और मेरा जो सरफेस का वेक्टर बनेगा, नॉर्मल बनेगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो इनके बीच में कोई एंगल होगा θ1। ये बात आपको समझ में आई यहाँ पर। तो इस पर्टिकुलर एरिया के लिए अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा तो मुझे ये एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, E डॉट ds1, इसको ds1 मान लेता हूँ एरिया को, E डॉट ds1 कैलकुलेट करना है मेरे को इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर d5 निकालने के लिए। समझ रहे हैं। अब आप कहोगे कि इंटीग्रेशन कहाँ गया, इंटीग्रेशन इस केस में नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे जितने भी सरफेसेस आएंगे, मान ले यहाँ पर आ गया हमारे पास ds2, तो ds2 के लिए यहाँ पर d5 कैलकुलेट किया, तो उसके लिए क्या करेंगे, d5 और उसके लिए e की वैल्यू भी कुछ हो सकती है, या e1, यहाँ पर e2, क्योंकि दूरी दूर अलग अलग है, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है, तो r के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तो e2 डॉट ds2 आपने कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए, और इन सारे d5 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 को जब हम कर देंगे तो इस पूरे सरफेस के अलोंग हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। और वही तरीका हमें यहाँ पर करना पड़ता है। इंटीग्रेशन का मीनिंग भी वही है कि छोटे छोटे टुकड़ों के इफेक्ट को ऐड करके टोटल इफेक्ट को कैलकुलेट करना ही इंटीग्रेशन है बेसिकली। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की। तो ये बात आपको समझ में आई। तो ऐसे सरफेसेस जो सिमेट्रिकल नहीं है वहां पर ये सब कुछ अलग अलग निकालना तो इम्पॉसिबल टाइप का टास्क हो जाएगा। तो इसीलिए हम हालांकि निकाल सकते हैं, अगर हम मैथमेटिक्स को पूरी तरीके से लगा दे इसमें कि ये इसकी सरफेस ऐसा है, यहाँ से ऐसा एंगल बनेगा, यहाँ से ऐसा, बारीकी से खूब सारा टाइम लगाएं, तो हो सकता है कि ये पॉसिबल है कि आप इसको निकाल पाओ।
और इसीलिए कहा गया कि गॉस लॉ एप्लीकेबल हर सरफेस पे, लेकिन यूजफुल किसके लिए है, जहां पर सिमेट्रिकल। अगर हमें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही पता लग जाए और इनके बीच के एंगल पता लग जाए तो हमें तो सिर्फ सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा उस पर्टिकुलर जगह का, तो इजी हो जाती है प्रॉब्लम्स। तो आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। तो क्यों ऐसा मुश्किल है कि आपको सिमेट्रिकल सरफेसेस के लिए ही ये एप्लीकेबल अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो अब बात थी यहाँ पर एक छोटी सी, वो क्या, जो ये चार्ज है इस इक्वेशन में फाई के केस में, वो तो है चार्ज एनक्लोज, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, टोटल चार्ज अंदर देखना है कितना है, और आपके फ्लक्स की वैल्यू आप फटाक से निकाल करके बता सकते हो। लेकिन एक दूसरा पॉइंट आता है कि फाई में जो ये वाली इक्वेशन है उसके अंदर जो ई की वैल्यू है इस सरफेस के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, आपने मान लीजिए यहां पर ई कैलकुलेट करना शुरू किया और आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का है, तो यहां पर आपके पास एक समस्या आती है। वो समस्या क्या है, वो समस्या ये है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, और इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, ये तीनों का वेक्टर सम होगा, मतलब नेट इफेक्ट इन तीनों का ही देखा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चाहे वो अंदर का चार्ज हो चाहे बाहर का चार्ज हो, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट या सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो किस वजह से होगा, वो इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, और बाहर जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से भी आपको नेट निकालना है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, ऐसे केस में अगर आपको इस पर्टिकुलर एरिया ds के लिए फ्लक्स निकालनी है, यानी कि डी फाई आपको निकालना है छोटे से एरिया के लिए, उनको सबको ऐड कर, तो यहां पर आपको पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा ई। तो वो कैसे आएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनके दूरियों देखते हुए, जैसे ये r1 है, ये r2 और ये आपकी r3, ठीक है। फिर हमें मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना, ये पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने याद लिया, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है और ये आपका 1 है, तो आप इसके लिए निकालोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे। तो इस तरीके से आपको हर जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू यहाँ E1 रख दिया, ये D51 है और ये DS है। मान लेते हैं हर जगह का एरिया आपने सेम लिया है, ये DS है, D52 कितना हो जाएगा, तो उसके लिए आप अलग ढंग से कैलकुलेशन करोगे कि ये चार्ज यहाँ रखा हुआ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस्तेमाल करते हुए आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ में आया कि आपको ये अंदर का भी देखना और बाहर का भी देखना है, ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। अब ऐसा क्यों है, ये मुद्दा बेसिकली मेरा आपके साथ था कि ये ऐसा क्यों, अगर आप इसको डीपली समझना चाहेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, हमने 400 अंदर वाला ही लिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो था चार्ज के केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने हर तरीके के चार्ज की वजह से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो लिया। तो यहाँ पर आपको बात समझ गई। फॉर एग्जांपल देखते हैं, आपको मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। ये आपका एक चार्ज रखा हुआ है +Q, ठीक है, और ये आपका एक चार्ज रखा हुआ है -Q, मान लेता हूँ, ऐसा आप सोच लेते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या पता करना था, आपने क्या किया कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अलोंग आपने क्या किया, ये एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया जिसका रेडियस कितना है r, ठीक है भाई। आपने ये स्फेरिकल सरफेस ले लिया, पहले मान लेते हैं चार्ज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। अब आपको पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसा हमने निकाला गॉस लॉ से, कितना आया था, E = Q/4πε0 r स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आ गया था, इसमें कोई इश्यू भी नहीं था, गॉस लॉ से भी आया और उससे भी कूलम्ब्स लॉ से भी आपका यही निकल करके आया। लेकिन अब आप एक बात देखिए, समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बिल्कुल ओके है, करेक्ट है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब आपने क्या किया, इसी लाइन के अलोंग यहाँ पर एक चार्ज रख दिया -Q या +Q, भी जो भी आपको रखना है, आपने 2Q भी रख सकते हैं, 3Q, कुछ भी रख दिया, आपने एक चार्ज रख दिया। अब आप कूलम्ब लॉ लगाइए, कूलम्ब लॉ क्या कहेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक यूनिट चार्ज रखा हुआ है, ये दोनों इस लाइन को जोड़ने वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है। तो क्या आप ये मानेंगे कि यहाँ पर इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ इसकी वजह से होगा,
आपको ये पता है कि नहीं, इस पर्टिकुलर चीज पे इस चार्ज के आने की वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो चेंज होगी। ठीक है, इस चार्ज के ऊपर एक तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में इस चार्ज की वजह से, और ये नेगेटिव है तो ये भी इसकी तरफ ऐसा फोर्स लगाएगा, डिपेंडिंग ऑन, ये भी मान लेते हैं आर है। ठीक है, तो टोटल इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा इस डायरेक्शन में लग जाएगा, वो कितना होगा 2q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल आपका ये टोटल फोर्स इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। तो आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे ही आपने ये बदला तो आपका क्या बदल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गया इस सरफेस के अक्रॉस। क्योंकि अगर ऐसा होता कि इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो हम हर सरफेस कोई चार्ज उठाते, उसकी वजह से किसी सरफेस पे मान लेते हैं, हमसे कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर दूरी r पे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो भाई, किसी भी डायरेक्शन में हो, तो हम क्या करते हैं, हमेशा एक सिमेट्रिकल सरफेस ले लेते हैं, स्फीयर ले लेते हैं और निकाल देते हैं। तो हमारा रिजल्ट हमेशा क्या आता, q/4πε0 आता है, क्योंकि हमने तो सिर्फ इस चार्ज को कंसीडर किया जो अंदर है। लेकिन जब ये चार्ज होगा तो इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन, इस ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो आपको ये दूरी, ये तो r है ही, और ये आपकी कितनी होगी r1 होगी, इसकी वजह से आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना पड़ेगा। तो जो उसका रिजल्ट आएगा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में, तो आपका कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को ही बदल देगा। तो इसीलिए हमें ये कंसीडर यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या कंसीडर करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये तो हमें ऑलरेडी चाहिए इस इंटीग्रेशन में रखने के लिए। तो उस पे आपको पास क्या इशू आया कि भाई जब ये चार्ज बाहर रखा होगा तो उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आ जाएगा, क्योंकि ये तो अगर अकेले की वजह से देखता तो ये आ जाता q/ε0, ये आ गया। लेकिन यहाँ पर तो मुझे हर पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इस सरफेस पे मेरा ऐसा मानना कि मैंने कहा कि मैं एक सिमेट्रिकल सरफेस ले लेता हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी हर केस में नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिर मुझे हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। भले ही इसका सरफेस एरिया निकालना आसान हो, ds को ऐड करना आसान हो, लेकिन इस पर्टिकुलर सरफेस को इसके अलोंग ले देने से, ऐसा स्फीयर ले देने से हमारे पास मुसीबतें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारे लिए भारी पड़ रहा है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर सरफेस के अराउंड हमेशा ही कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन मिले आपको उसके अराउंड स्फीयर बना दो, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये एक लिमिटेशन आप इसकी देख सकते हो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि ई जो है सरफेस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसकी वजह से होगा, अंदर जो चार्ज रखा है उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा और बाहर जो चार्ज रखा हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कह रहा हूँ, टोटल फ्लक्स जो रहेंगी वो बेसिकली क्या रहेंगी, जो टोटल चार्ज इनक्लोज है। तो यहाँ से तो निकालना फ्लक्स आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में जहां पर आपके पास ई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है या वो वेरी कर रही है, तो काफी मुश्किल हो जाता है गॉस लॉ लगाना। तो इसीलिए हम कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन या कुछ पर्टिकुलर सिमेट्रिकल फॉर्मेशन या डिस्ट्रीब्यूशन पे ही कंसंट्रेट करेंगे अपना, और आप देखोगे कि उनकी काफी अच्छी यूटिलाइजेशन, आप आसानी से उनको निकाल पाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। और कोई भी इश्यू हो तो आप मेरे को टेक्स्ट या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।